नमस्ते बच्चों। तो अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था। उस 3 लेसन में हम बात कर रहे थे परागण की। ठीक है, उस परागण में हमने 2 चीज़ों की बात की थी, एक तो पर परागण की और एक हमने बात की थी स्वपरागण की। यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने बात की थी निषेचन की, और निषेचन में हमने बात करी थी कि स्ट्रासबर्गर था। स्ट्रासबर्गर ने लीलियम नामक पादप में क्या की थी, सबसे पहले निषेचन की खोज की थी। निषेचन वैसे क्या होता है कि शुक्राणु मिलना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो नर युग्मक होंगे वो क्या करेंगे, भ्रूण कोश के अंदर जाकर क्या करेंगे, मिलेंगे। और इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से जानते हैं कि भ्रूण कोश क्या होता है, ठीक है ना। उसमें बीजांड आप जानते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। बीजांड होता है, सबसे पहले क्या होता है कि मादा जन्ना को हम क्या कहते हैं, आपके जायन के अंदर क्या होता है कि अंडप के अंदर क्या होता है कि आपके, अगर वापस देखना चाहें तो एक बार देख लो। ये देखिए आपके ये अंडप की संरचना इस तरह से होती है। उस अंडप की संरचना में ये आपका क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। ये कहलाता है आपका वर्तिका, और ये आपका कहलाता है अंडाशय। इस पूरे को क्या कहते हैं, अंडा। ठीक है, ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय तो क्या करता है कि फल का निर्माण करता है। और जबकि इसके अंदर क्या होते हैं कि एक या अनंत बहुत सारे क्या होते हैं कि बीजांड होते हैं। और ये बीजांड जो होते हैं वो फल में क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। इस बीजांड की संरचना हमने देखी थी, इस तरह की बीजांड की संरचना थी। इस तरह की आपने संरचना देखी होगी, जिसमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था थी, जो कि आपके इस तरह से लगा हुआ था। ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आपके बीजांड। इस बीजांड के अंदर जो बीचों बीच संरचना है, इस बीचों बीच वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और यही भ्रूण कोश जो होता है वो क्या कहलाता है, मादा युग्मकोद्भिद। ये क्या कहलाता है, मादा युग्मकोद्भिद। और नर युग्मकोद्भिद की हमने बात की थी। नर युग्मकोद्भिद क्या कहलाएगा, आपका जो अंकुरित होता है वो परागकण है, उस अंकुरित होते हुए परागकण को हम क्या कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद को आपस में क्या करवाएंगे, निषेचन करवाएंगे। और निषेचन की बात हम कर रहे थे थर्ड लेसन में। तो निषेचन में हमने स्वपरागण पर परागण की बात की थी। पर परागण क्या होता है कि पराग कणों का एक फूल से दूसरे फूल पर जाना क्या कहलाता है, या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, आपके इस पर जाना क्या कहलाता है, आपका परागण कहलाता है। ये परागण 2 तरह के, स्वपरागण पर परागण, ये हमने बात कर ली थी। फिर हमने बात कर ली थी निषेचन की। ये जो निषेचन है वो निषेचन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी यहाँ तक अपनी ये बात हो गई थी। ठीक है, आगे देखें। तो देखें, अपनी यहाँ तक की बात हो गई थी। अब आगे चलते हैं। देखें, अब अपने परागनलिका की हमने बात की थी। हमने देखा था कि इस तरह का अपना जो परागकण था, ठीक है, इस तरह का अपना परागकण था, जिसके अंदर ये क्या था, आपके बाह्य चोल, ठीक है, ये आपका अंत्यचोल, ठीक है। और इस बाह्य चोल पे हमने बात की थी कि स्पोरो पोलेनिन का क्या होता है, जमा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि ये हजारों लाखों सालों तक भी क्या होता है कि जो आपका परागकण है ये आपका क्या रह सकता है, संरक्षित या सेफ रह सकता है, ठीक है ना। अंत्यचोल आपके पेक्टिन सेलुलोज से निर्मित होता है, ठीक है, ये लिख देता हूँ, पेक्टिन व सेलुलोज से निर्मित होता है, ठीक है। यहाँ एक जनन छिद्र पाया जाता है, ठीक है। और जनन छिद्र जो होते हैं सामान्यतः 1 या 3 होते हैं। एक किसमें होगा, जो एक बीजपत्री पादप हैं, उन्हें एक बीजपत्री पादपों में क्या होगा, सामान्यतः एक आपके जनन छिद्र होगा, और 3 क्या होगा, जो आपके द्विबीजपत्री पादपों में।
याद नहीं रहे तो आप एक से एक याद रख लेना कि एक के अंदर एक और बाकी बचा हुआ किसमें होगा, आपके द्विबीजपत्री में। ठीक है, फिर हमने यहाँ तक बात की थी। इसके बाद हमने कहा कि जो आपका ये जो जनन छिद्र है, इसके अंदर हमने बात की थी परागकण के अंदर। हमने परागकण के अंदर कहा कि दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक होती है आपकी जनन कोशिका और दूसरी जो आपकी होती है वो आपके क्या कहलाती है, आपके एक तो आपके जनन कोशिका। ठीक है ना, और जनन कोशिका में हमने क्या बात की थी कि ये चलो इसको छोड़, जनन कोशिका हमने बात की थी कि जनन कोशिका क्या करती है कि आगे जाकर दो नर युग्मकों का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, दो आपके अंदर युग्मकों का निर्माण करती है। ये जो दो नर युग्मक हैं वो दोनों नर युग्मक क्या करेंगे, एक तो पहली बात दोनों नर युग्मक क्या होते हैं, एन होते हैं, यानी ये क्या होते हैं कि अगुणित होते हैं। ठीक है ना, ये जनन छिद्र क्या करेगा, जनन छिद्र यहाँ से आपके क्या करेगा कि एक पराग नलिका का निर्माण करेगा। ये पराग नलिका क्या करती है, आपका जो वृत्तिका है, जो जायक उस जायक की वृत्तिका के अंदर क्या होती है, एंटर करती है और यहाँ से ये क्या करती है, दोनों नर युग्मकों को क्या करती है, आपके लेकर जाती है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं और ये जो है वो क्या कहलाती है, पराग नलिका। तो आज अपना टॉपिक क्या है कि भाई ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कैसे करती है। समझ गए ना बात को, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ आपको। देखें इधर, देखें ये आपका बीजांड है, ये इसको ऐसे करते हैं, देखो ठीक है, और इधर आपका ये एक बीजांड की संरचना बना देते हैं। शॉर्ट में ये आपका क्या कहलाता है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या है आपके बीजांड। ठीक है, तो ध्यान रखें ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर क्या होता है कि तीन भाग होते हैं, वो आप जानते हैं तीनों भाग। एक भाग होता है, अगर वापस मैं इसकी संरचना बनाऊं तो इस तरह की संरचना होगी। ये आपके 7 कोशिकाएं, ठीक है, और 8 केंद्र की अवस्था। इसमें यहाँ आपके बाहर बीजांड का और यहाँ से आपके अध्ययन निकलती है। ठीक है, सॉरी, अध्ययन निकलती है। इस भाग को हम क्या कहते हैं कि बीजांड द्वारी भाग। इसको हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी भाग। ये जो दोनों कहलाती है, ये क्या कहलाती है, अध्ययन कहलाती है। क्या कहलाती है, अध्ययन। ये जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, नींव। समझ गए बात को। बीजांड वाले भाग कौन सा होगा, जो आपके ये जो अध्ययन है, ये परतें हैं, ये परतें क्या होती है, एक जगह आकर क्या होती है कि कुछ किसी एक स्थान पर क्या होती है, मिलती नहीं है। ठीक है ना, यानी यह जगह पर क्या रह जाता है, छेद रह जाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी। द्वार मतलब द्वार, ना, गेट। और इसके जस्ट ऊपर वाला भाग होता है, वो भाग क्या कहलाता है, आपका निभाग भाग कहलाता है। ठीक है, और अध्ययन आप जानते हैं। तो ये जो आपका इस तरह का जो आपके ये आपका परागकण है, इस परागकण के आप देख रहे हैं, ये पराग नलिका है और ये आपके क्या है, नरिग्मक है। तो ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका इस भाग में एंटर कहाँ पर होगी, तो इसके पास इसके लिए 3 जगह हैं। ये 3 जगहों से क्या हो सकती है कि ये एंटर हो सकती है। पहला एंट्री है वो है आपके बीजांड द्वारी वाला भाग, यानी ये घूम कर इस तरह से घूम कर यहाँ पर आए। तो एक तो तरीका ये हो गया, यानी ये पहला तरीका क्या है कि बीजांड द्वारी वाले भाग से क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। सेकंड ये है कि निभाग वाले भाग से, यानी इस वाले भाग से क्या करेंगे, एंटर कर जाए। तीसरा है कि ये अध्ययन वाले भाग से क्या करेंगे, पराग नलिका एंटर कर दे। तो पराग नलिका बीजांड में कितने भागों से प्रवेश कर सकती है, 3 भागों से। बीजांड द्वारी वाले भाग,
आपके निभाग वाले भाग और तीसरा आपके अध्यावरण वाले भाग से। लेकिन इसमें एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे पराग नलिका किसी भी भाग से आए, लेकिन घूम कर वो एट लास्ट जाएगी कहाँ पर, इसी बीजांड वाले भाग की तरफ जाएगी। ऐसा क्यों होता है उसको आप ध्यान से देखें। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आपके जो पराग नलिका है वो बीजांड में कितने भागों से प्रवेश करती है, 3 बीजांड वाले भाग से प्रवेश, निभाग वाले भाग से प्रवेश करती है और तीसरा आपके अध्यावरण वाले भाग से प्रवेश करती है। फिर देखिए पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे करती है? तो पहले बात तो ये तीनों भागों से प्रवेश कर सकती है, लेकिन एट लास्ट ये जो आती है वो अध्यावरण वाले भाग की तरफ आती है। ठीक है, अध्यावरण वाले भाग की तरफ क्या हो जाती है, आ जाती है। ऐसा क्यों होता है इसको आप ध्यान से देखें। मैं केवल एक भ्रूण कोश की संरचना बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपके 3 ऊपर वाली कोशिका है, ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। ये जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, द्वितीयक केंद्र। क्या कहलाता है आपके द्वितीयक केंद्र। यहाँ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक ऊपर वाली कोशिकाओं को कहते हैं अंड कोशिका और नीचे वाले दोनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपके सहायक कोशिकाएं हैं, इन सहायक कोशिकाओं में क्या होता है कि इस तरह से, ठीक है, सहायक कोशिकाओं में क्या होता है, धागे समान कुछ संरचनाएं होती है। इन धागे समान संरचनाओं को क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण। क्या कहते हैं इनको, फिलीफॉर्म उपकरण। ये फिलीफॉर्म उपकरण क्या करते हैं कि जो आपकी पराग नलिका है, ठीक है ना, ये पराग नलिका को क्या करते हैं कि आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं आपके फिलीफॉर्म उपकरण, ठीक है, ये कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं जो क्या करेंगे कि आपकी पराग नलिका को आकर्षित करेंगे। यानी पराग नलिका ना तो इधर वाले भाग में जाएगी ना इधर वाले भाग में, लेकिन घूम कर पराग नलिका कहाँ से आएगी, इधर से आएगी। इसी भाग से क्या होगी, पराग नलिका एंटर करेगी। ऐसा एंट्री क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे होते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण लगे होते हैं और वो फिलीफॉर्म उपकरण क्या करते हैं कि पराग नलिका को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। समझ गए बात को। अब पराग नलिका जो है वो इस भाग में जाएगी कैसे, तो ध्यान रखना जाने के तरीके क्या क्या हैं। पहला तरीका ये है कि ये क्या करेंगे कि इन दोनों कोशिकाओं यानी सहायक कोशिकाओं के बीच में से ये जाए और बीच में से जाकर क्या करेगी, ये अंड कोशिका से जुड़ जाए, ये द्वितीयक केंद्र से जुड़ जाए। एक तो तरीका ही। दूसरा तरीका ये होता है कि ये किसी भी सहायक कोशिका दो होती, दोनों सहायक कोशिकाओं में से क्या होगा, एक कोशिका के अंदर क्या करे, एंट्री करे और एंट्री करके क्या करेगा कि यहाँ से एक जो दूसरी सहायक कोशिका होगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्या तरीके हैं, पहला तरीका दोनों आपके सहायक कोशिकाओं के बीच में से एंट्री करना है, ठीक है। दूसरा तरीका एक सहायक कोशिका से एंट्री करे और दूसरी सहायक कोशिका क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो पराग नलिका जो है वो इन भागों से क्या करेगी, एंट्री कर लेगी। अब बात ये आती है कि चलो ये एंट्री कर लिया इसने, पराग नलिका ने एंट्री कर लिया, लेकिन एंट्री करके ये एक्चुअली जो पराग नलिका है वो पराग नलिका इस भ्रूण कोश में करेगी क्या, ठीक है ना। पराग नलिका का उद्देश्य क्या है कि इस भ्रूण कोश में जाने का, तो पराग नलिका का इस भ्रूण कोश में जाने का उद्देश्य एक ही है, वो उद्देश्य है निषेचन। वो उद्देश्य क्या है आपका, निषेचन, यानी ये निषेचन करना। यानी हम भ्रूण पराग नलिका है, उस पराग नलिका के पास है क्या है, पराग नलिका के पास है 2 नर युग्मक। तो 2 नर युग्मक हमेशा क्या करेंगे, किसी भी दूसरे जो फीमेल होगा उसी फीमेल के किसी अंड कोशिका के साथ जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अंड कोशिका है कहाँ, यही तो अंड कोशिका है। इस अंड कोशिका से क्या करना है कि आपकी इस पराग नलिका के अंदर जो उपस्थित है, जो आपके नर युग्मक है, उन नर युग्मकों का क्या करना है, इससे जुड़ना है। तो अपना अगला टॉपिक वो है द्विनिषेचन तथा त्रिकशेलन। अब आपके कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई सर ने कहा निषेचन ये, लेकिन ये द्विनिषेचन क्या है। द्वि का मतलब आप जानते हैं 2, ठीक है। तो
तो हमेशा ध्यान रखना कि आवर्त बीजी पादप जो है, उन आवर्त बीजी पादपों का ये सार्वत्रिक लक्षण है कि वो हमेशा द्विनिषेचन करेंगे। अपने अंदर क्या होता है, एक ही निषेचन होता है इंसानों में, ठीक है, या जानवरों में, कि एक ही बार शुक्राणु अंडाणु से जुड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो तरह के क्या होते हैं कि निषेचन होते हैं, ठीक है। ट्रिक से हम आगे पढ़ लेंगे क्या होगा। तो द्विनिषेचन होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, देखो देखो मेरी बात ध्यान से। ये आपका भ्रूणकोश, ठीक है। भ्रूणकोश में ये तो आपके क्या कहलाते हैं, प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिका, ठीक है। ये आपका द्वितीयक केंद्रक या कोशिका, ये आपके अंड कोशिका, और ये आपके सहायक कोशिका। और इस सहायक कोशिका में यहाँ पर क्या लगे होते हैं, इस तरह से कॉन्ट्रोकेशन आपके फिलिफॉर्म, क्या लगे होते हैं आपके फिलिफॉर्म उपकरण। समझ गया बात को। सॉरी बच्चों, तो ये आपके प्रतिमुखी कोशिका, ये आपके द्वितीयक केंद्रक, ये आपके अंड कोशिका, सहायक कोशिका और फिलिफॉर्म उपकरण। अब ध्यान से देखें, अब होता है क्या है कि आपके इधर से मान लो ये आपके परागकण आया, हाँ? और परागकण की ये आपके पराग नलिका है। अब ये पराग नलिका क्या करेगी कि इस भाग में क्या करेगी कि एंटर करेगी। ये आपके एंटर किया, ठीक है। एंटर किया तो इसके पास कितने नलिगुमक हैं भाई, दो नलिगुमक हैं। कितने नलिगुमक हैं, दो। तो नलिगुमक तो हमें वैसे तो एक ही चाहिए, लेकिन इसके पास कितने नलिगुमक हैं, दो नलिगुमक हैं। तो दोनों नलिगुमकों में क्या होगा कि एक नलिगुमक जो है वो तो क्या करेगा, इस अंड कोशिका से जुड़ जाएगा। एक तो नलिगुमक क्या होगा, अंड कोशिका से जुड़ जाएगा, जबकि दूसरा जो है वो आपके किससे जुड़ेगा, द्वितीयक केंद्र के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इस नलिगुमक ने क्या किया कि दो भागों से क्या किया, निषेचन किया, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। तो ध्यान से देखो मेरी बात को, एक नलिगुमक, दो नलिगुमक। एक नलिगुमक क्या करेगा कि भ्रूणकोश की अंड कोशिका के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा। ये नलिगुमक क्या था, एल था, और जबकि ये अंड कोशिका वो भी क्या है, एल है। तो आपका किसका निर्माण करेगा, ये युग्मनज का करेगा। ये युग्मनज जो है वो क्या कहलाएगा, 2n कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2n। और ये जो 2n है, ये जो निषेचन है, इस निषेचन को कहते हैं सत्य निषेचन, या इसी को एक नाम दे देते हैं वास्तविक निषेचन। सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन। दूसरा नलिगुमक क्या करेगा, दूसरा नलिगुमक क्या करेगा कि आपके ये जो बीच में द्वितीयक केंद्रक है, उस द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, और द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़कर क्या करेगा, PEN पेन का निर्माण करेगा। पेन को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं इसको प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र। एक तो भ्रूणकोश है, ठीक है ना, उसको कहते हैं एम्ब्रियो, और एक है भ्रूणकोश, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक तो भ्रूणकोश है, एक भ्रूणकोश। तो ये भ्रूणकोश का निर्माण करेगा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का। तो इसे क्या कहते हैं, इस निषेचन को एक नाम दे देते हैं त्रिकसीय। इस निषेचन को हम क्या कहते हैं, त्रिकसीय। अब त्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो नलिगुमक क्या था, n था, जबकि द्वितीय केंद्र क्या है, 2n, क्योंकि इसके पास कितना न्यूक्लियस है, 2, तो 2n है। तो 2n प्लस n मिलकर क्या करेगा, ये 3n बनाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये त्रिगुणित। इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र।
और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे जाकर क्या करता है, किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का। और ये युग्मनज आगे जाकर फिर क्या करता है, बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बीज का, या सॉरी बीज क्या, ये युग्मनज आगे जाकर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं? एक बार वापिस से देखो, देखेंगे ध्यान से। हमने कहा कि जब ये आया तो इसके पास कितने नरयुग्म थे, हम बात करें द्विनिषेचन तथा त्रिकसेलेन की बात करें, ठीक है। तो हमने कहा कि जब परागकण आया, तो परागकण जब भ्रूणपोष के पास आया तो उसके पास कितने नरयुग्म थे, 2 नरयुग्म थे, ठीक है। तो दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक जो है वो तो क्या करेगा कि अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगा। एक नरयुग्मक क्या करेगा, अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगा। तो ये भी एन है, ये भी एन है, तो क्या बन गया, 2 है। और इसे क्या कहेंगे, युग्मनज। और ये युग्मनज आगे जाकर क्या करेगा कि भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा नरयुग्मक जो है, वो दूसरा नरयुग्मक क्या करेगा कि आपके ये जो द्वितीय के केंद्रक है, उस द्वितीय के केंद्रक के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो ये जो नरयुग्मक था वो तो एन था, जबकि दूसरा नरयुग्मक था वो क्या था, आपका 2n था, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या करेगा, पीएन पेन का निर्माण करेगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, है ना, जिसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहते हैं। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र क्या करेगा, आपके भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं? और जब वास्तविक निषेचन और त्रिकसेलेन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। यानी वास्तविक निषेचन प्लस त्रिकसेलेन मिलकर क्या करता है, द्विनिषेचन का निर्माण करता है। आपको एग्जाम पूछेगा द्विनिषेचन कहते हैं, तो ये आपको थ्योरी एग्जाम में क्या करनी है, लिख कर आनी है। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं है? अब आप लोगों के बच्चों के दिमाग में एक बात खटक रही होगी, है ना। क्या खटक रही होगी? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलो ये बात तो ठीक है कि नरयुग्मक था, अंड कोशिका जुड़ा, 2n बना, युग्मनज बना, कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। यानी दूसरा नरयुग्मक नष्ट हो जाता तो भी क्या होता, किनारा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो नरयुग्मक का इस द्वितीय केंद्र के साथ जुड़ने का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ, देखो बेटा, फायदा ये हुआ कि इसने क्या किया कि पीईएन का निर्माण किया, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण किया। और इस पीईएन ने क्या किया कि भ्रूणपोष का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, भ्रूणपोष, यानी एंडोस्पर्म का निर्माण किया। अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि इस एंडोस्पर्म का कार्य क्या है। ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म क्या काम करेगा, ठीक है, एंडोस्पर्म क्या जरूरत है। तो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, भ्रूणपोष से अगर इसको आप 2 भागों में तोड़ोगे तो एक तो होता है भ्रूण और एक होता है पोष। पोष से आप ध्यान रखो, पोषण, पोष से आप क्या दोनों, पोषण। पोषण किसका, इस भ्रूण का। पोषण किसका, इस भ्रूण का। तो हमेशा ध्यान रखना, आप ये मान लो ये बीज है, ठीक है, ये क्या है, बीज। इस बीज के ऊपर ये बीजावरण, इस बीज के ऊपर क्या है, बीजावरण। इस बीजावरण से जस्ट नीचे एक और परत आती है मोटी सी, इस परत को हम कहते हैं भ्रूणपोष। इस परत को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। और इसके नीचे आता है भ्रूण, ठीक है। ये एक बीज की वास्तविक संरचना होती है। समझे मेरी बात को? हुआ क्या, बीज है, बीज के सबसे ऊपर जैसे आपको बताता हूँ, मटर। मटर आप सभी ने देखा है। उस मटर में एक ऊपर, मटर के ऊपर एक हरी परत होती है, उस परत को आप क्या कहते हो, बीजावरण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हो, बीजावरण। हम जो खाने वाला भाग है, उस भाग के है भ्रूणपोष, ठीक है। और उसको अगर आप तोड़ोगे बीच में से, तो जब आप उसको तोड़ोगे
तो आपको मटर में या चने में ऐसी संरचना दिखाई देगी ऐसे, और इस भाग में यहाँ पर एक संरचना होती है तीखी सी, उस संरचना को कहते हैं भ्रूण। भ्रूण कोश क्या होता है कि बीज के बीचों बीच पाया जाता है। भ्रूण एक तरह का क्या होता है, बच्चे की तरह। तो मुझे ये बात बताओ कि आम था, उस आम को आपने खाया, गुठली आपने फेंक दी, तो जब तक आम उस पेड़ से जुड़ा हुआ था तब तक तो भ्रूण को पोषण मिलता रहेगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे आपने आम खाए गुठली को फेंक दिया, उसके बाद मुझे बताओ कि इस भ्रूण को पोषण कैसे मिलेगा। तो इस भ्रूण को पोषण देने वाला जो होता है वो भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश एज ए प्लेसेंटा ये आंवल की तरह होता है। अपने अंदर क्या होती है, आंवल होती, बच्चा जो होता है गर्भाशय के अंदर पोषण कैसे प्राप्त करता है, माता के द्वारा एक क्या होती है, नली जुड़ी होती है, उस नली को आंवल या प्लेसेंटा कहते हैं, उससे पोषण प्राप्त करता है। जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें क्या होता है कि ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, ये भाग क्या होता है कि पोषण युक्त होता है, और इस भाग को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। और विकसित होते हुए जो, ठीक है, यानी भ्रूण कोश जो होता है, उस भ्रूण कोश का कार्य क्या होता है, ध्यान रखना, भ्रूण कोश का कार्य होता है कि विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना। विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये इसका क्या होता है, कार्य। ठीक है ना। तो भ्रूण का काम, भ्रूण कोश का काम क्या हुआ कि जो विकसित होते हुए भ्रूण को क्या करना, पोषण प्रदान करना। तो समझ गया बात को। बीज के ऊपर क्या होती है, बीजावरण, बीजावरण के नीचे क्या होता है, भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है कि भ्रूण। ठीक है। इस भ्रूण को अगर हमें पोषण देना है तो उसके लिए क्या होती है, भ्रूण की कोश की आवश्यकता होती है। तो ये जो इसका कार्य करता है वो कौन करता है, त्रिकशैलीन। तो एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिकशैलीन का महत्व क्या है। ठीक है ना, त्रिकशैलीन का क्या है, महत्व क्या है। तो त्रिकशैलीन का महत्व क्या हुआ बच्चों, त्रिकशैलीन का मतलब हुआ कि जो आपका नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ जुड़ता है तो पेन का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। और ये जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र के आके जाकर क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और ये भ्रूण कोश क्या करता है कि विकसित होते हुए जो आपके भ्रूण है उस भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो यही आपका क्या है कि त्रिकशैलीन का महत्व होता है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं। तो आज हमने क्या बात की, एक तो हमने बात की कि जो आपका परागनलिका है वो परागनलिका आपके बीजांड में प्रवेश कैसे करती है। तो बीजांड में 3 तरीके होते हैं प्रवेश करने के, आपके निभाग वाले भाग से, ध्यावने वाले भाग से, या बीजांड वाले भाग से।